स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हो, हमने लास्ट क्लास में अपनी चेन विनाइल पॉलीमराइज या फिर विनाइल पॉलीमराइजेशन हमने स्टार्ट करा था, या फिर हम कहें चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन हमने स्टार्ट करा था। उसमें हमने जो पहले इंटरमीडिएट के बेसिस पे, जिसमें क्या फॉर्म हो रहा था, हमारा फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा था। तो हमने क्या पढ़ा था? फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, हमने हर स्टेप भी देखा था कि इनिशिएटर हमें क्या लेके चलना चाहिए, एग्जाम्पल्स देखे थे। फिर हमने चेन इनिशिएशन के बाद हमने कौन सा स्टेप देखा था? चेन प्रोपोगेशन देखा था, फिर टर्मिनेशन, और वहीं हमने किसकी भी बात करी थी? चेन ट्रांसफ़र और चेन इनहिबिशन की भी हमने बात करी थी। ठीक है, तो उसमें जितनी भी जो भी हमारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं थ्रू आउट द प्रोसीजर, ठीक है, उस पॉलीमराइजेशन के प्रोसीजर में जो भी प्रोसेस, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसकी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। बट जब हमने पॉलीमराइजेशन टॉपिक स्टार्ट करा था, स्पेशली जब हमने चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करा था, तब मैंने आपसे कहा था कि मोनोमर के इंटरमीडिएट जो बनेंगे, ठीक है, वेदर 3 टाइप के इंटरमीडिएट बन सकते हैं, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन और कार्बो अनायन। इसके बेसिस पे जो आपका ये विनाइल पॉलीमराइजेशन है, वो 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहले हमने फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन पढ़ लिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका सेकंड पार्ट, दैट इज आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, आयनिक से ही, नाम से ही पता चल रहा है आयनिक विनाइल, मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो विनाइल आपका मोनोमर होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं क्या आयंस फॉर्म हो रहे होंगे। अब आयंस 2 तरीके से फॉर्म हो सकते हैं, आइदर कार्बोकैटायन और या फिर कार्बो अनायन फॉर्म हो रहा होगा। कहने का मतलब कहीं कैटायन फॉर्म होगा या फिर कहीं अनायन फॉर्म होगा, जिसके बेसिस पे इस पॉलीमराइजेशन को हम फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला मैंने आपसे कि जो आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है, उसके नाम में ही क्या दिख रहा है? देखो हेडिंग तो यहाँ पे दिख ही रही होगी आपको। हमने लास्ट क्लास में जो भी अपना फ्री रेडिकल विनाइल पॉलीमराइजेशन था, उसकी जो भी कहानी थी, जो भी उससे रिलेटेड हमें पढ़ने की ज़रूरत थी, वो सब हमने लास्ट क्लास में ख़त्म कर लिया था। आज हम नेक्स्ट चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन आखिर बता क्या रहा है। देखो नाम, मैंने क्या कहा, पॉलीमराइजेशन में कुछ चीज़ें आपको नाम से ही पता चल जाएंगी। ठीक है, नाम ही आपको बता देगा कि उसका काम क्या है। तो जैसे यहाँ आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन लिखा है, विनाइल का हमें पता है, विनाइल क्या होता है? विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा एज अ मोनोमर। ठीक है, मोनोमर जो होगा वो क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ विनाइल ग्रुप, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका मोनोमर प्रेजेंट होगा, समथिंग दिस काइंड ऑफ मोनोमर, ठीक है, विनाइल डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा। ये जी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, सॉरी, ये क्या हो सकता है? आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। मैं क्या बोल रही हूँ? इट कैन बी योर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है ये, और क्या भी हो सकता है आपका? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। अब वो हम देखेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लेके चलना है और कब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लेके चलना है। ये क्या है आपका? ये है आपका विनाइल डेरिवेटिव। क्या है? विनाइल डेरिवेटिव, ये आपका विनाइल डेरिवेटिव मौजूद है। ठीक है, तो विनाइल का मतलब समझ आ गया। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होना कैसे भी, एडिशन से भी हो सकता है, जो हम देख ही रहे हैं अभी, फ्री रेडिकल से देखा हमने, और क्या भी हो सकता है? कंडेंसेशन, जो हमने एग्जाम्पल पहले स्टार्टिंग में लेके चले थे। ठीक है, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब पता चल गया। आयनिक से मतलब क्या होगा? अब आपको याद हो, फ्री रेडिकल जब हम लेके चल रहे थे, तो वहां पे हमने इंटरमीडिएट क्या लिया था? फ्री रेडिकल, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक है, और आयनिक में क्या लेके चलने वाले इंटरमीडिएट? हम आयंस। आप जो इंटरमीडिएट है वो आपका किसकी फॉर्म में होने वाला है? इंटरमीडिएट की अगर मैं बात करूं, इंटरमीडिएट की अगर
मैं बात करूं तो वो क्या होने वाले हैं, आपके आयंस होने वाले हैं। आयंस क्या होंगे, इंटरमीडिएट किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा आपके आयंस में। और आपको पता है आयंस दो तरीके के होते हैं, कौन से, कैटायन और एनायन। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको क्या बोल देंगे, कार्बोकैटायन, और नेगेटिव चार्ज है कार्बन पे तो कार्बो एनायन, जिसके बेसिस पे। अब देखो आयंस भी दो तरीके के होते हैं, इसीलिए जो आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है वो भी दो टाइप की है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है, जिस तरीके का इंटरमीडिएट फॉर्म होगा वैसा ही उसका नाम रख दिया जाएगा। तो देखो अगर आपका कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो हम उसको क्या बोल देंगे, कैटायोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, किसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे कैसा इंटरमीडिएट बन रहा है आपका, कैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है। वहीं अगर एनायन इंटरमीडिएट बनेगा तो हम इसको बोल देंगे अनायोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, ठीक है, कैटायनिक या फिर एनायनिक, जो भी आप इंटरमीडिएट आपको दिखेगा बनता हुआ वो मैं बता दूंगी क्या इनिशिएटर होने वाला है आपका। डिफरेंट केसेस में डिफरेंट इनिशिएटर होंगे, तो आप देख के पता लगा पाओगे कि वहाँ पे वेदर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन हुआ है या फिर एनायनिक पॉलीमराइजेशन हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कह दे कि स्टार्टिंग की जो ट्रेलर है ना, ये कुछ ट्रेलर था आपका इस टॉपिक का कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। और जो एनायनिक पॉलीमराइजेशन है, जो सॉरी आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है, वो दो क्लासेस में हम डिवाइड कर दिया हमने उन्हें फर्दर, कौन कौन सा, कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन और एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं ना, वो हम पढ़ने वाले हैं कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, उसकी सारी कहानी, क्या इनिशिएटर होना चाहिए, ठीक है, इनिशिएटर क्या होना चाहिए, फिर चेन इनिशिएशन का स्टेप कैसे होगा, मैकेनिज्म कैसे होने वाला है, प्रोपेगेशन कैसे होने वाला है, टर्मिनेशन कैसे होगा, चेन ट्रांसफ़र का भी हम देखने वाले हैं स्टेप को। साथ ही साथ हम बात करेंगे किसकी, साथ ही साथ हम बात करेंगे इसकी थोड़ी बहुत काइनेटिक्स ही, एंड इवन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो आपका ये कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, किस तरीके से करता है उसकी भी बात हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें तो समझ आ गई होगी कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्या हैं। ठीक है, तो हमने एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन से स्टार्ट करा है और अब हम किसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, अपने फर्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यह हेडिंग भी डली हुई है। अब देखो यहाँ पे कैटायनिक से क्या समझ आ रहा है आपको, अभी बताया जो आपकी एक्टिव साइट रहने वाली है ना, एक्टिव सेंटर की बात करूँ, एक्टिव साइट जो भी आप लिखना चाहो, आपका जो एक्टिव सेंटर है वो क्या होने वाला है, एक्टिव सेंटर आपका क्या होने वाला है, कैटायन होने वाला है। ठीक है, एक्टिव सेंटर क्या होने वाला है आपका, कैटायन होने वाला है। ठीक है, यानी कि कैटायन इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है जी, बिल्कुल, इतनी चीज़ समझ आ गई। इतनी चीज़ बहुत ही आसान सी चीज़ थी कि आपका यहाँ पे जो एक्टिव सेंटर है, जैसे आपने फ्री रेडिकल में देखा था तो वहाँ पे एक्टिव सेंटर क्या था आपका, फ्री रेडिकल। अब हम कैटायनिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका एक्टिव सेंटर क्या रहने वाला है, कैटायन, या फिर अगर कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है तो कार्बो कैटायन आपका क्या रहने वाला है, एक्टिव सेंटर रहने वाला है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आई, इतनी चीज़ समझ आई तो बताइए। ठीक है, अब इतनी बात हो गई, हम क्या बोल सकते हैं कि जो चेन पॉलीमराइजेशन का ही एक ये पार्ट है। ठीक है, जो आपका कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन है ये क्या है, आपका चेन पॉलीमराइजेशन ही है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन ही है। तो मैं लिख देती हूँ, इट इज चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे हम 3 स्टेप पढ़ रहे थे ना अब तक, 3 स्टेप, चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपगेशन, फिर उसके बाद हम चेन टर्मिनेशन की जो 3, तो ये मेन हमारी बातें हैं जो हम करेंगे ही। साथ में हम चेन ट्रांसफ़र भी देख लेंगे। उससे पहले आपको पता होनी चाहिए कि आप इनिशिएटर कौन सा लेके चलने वाले हो। तो इनिशिएटर कौन सा लेके चलेंगे उनकी बात कर लेते हैं। देखो इनिशिएटर में आप ले सकते हो आपके टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, बोरोन, ठीक है, टाइटेनियम, बोरोन एंड जो आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम, उसके हैलाइड आप लेके चल सकते हो,
एल्यूमिनियम हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ आपका वाटर और अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल या फिर वाटर की प्रेजेंस में आप ये लेके चल सकते हो। साथ ही साथ आप क्या भी लेके चल सकते हो, आप कोई भी प्रोटोनिक एसिड ले सकते हो, प्रोटोनिक एसिड कहने का मतलब H2SO4, जैसे कि H2SO4 ले लिया, या फिर आप क्या ले सकते हो, लुइस एसिड लेके चल सकते हो, जैसे कि Al, ठीक है, कुछ भी आप क्या लेके चल सकते हो, लुइस एसिड ले सकते हो, AlCl3, जो आप बहुत कॉमनली यूज करते आए हो, किसमें, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में। तो आपके इनिशिएटर की तो कहानी समझ आ गई कि आप कहाँ से ये चीज़ें इनिशिएट कराओगे। आप इन दोनों में से कोई से भी रिएजेंट, आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप कोई सा भी इनिशिएटर लेके चल सकते हो। इतनी चीज़ समझ आई, इनिशिएटर की बात समझ आई कि इनिशिएटर कौन क्या लेके चलेंगे। चलिए फिर अब हम देखते हैं सबसे पहले आपका पहला स्टेप, दैट इज़ द चैन इनिशिएशन, ठीक है। क्या देखते हैं, चैन इनिशिएशन कैसे होगा। इनिशिएटर की बात कर ली हमने, चलिए इनिशिएटर की बात कर ली। अब हम पहला स्टेप अपना पढ़ने वाले हैं, कौन सा, पहला स्टेप रहने वाला है आपका चैन इनिशिएशन। क्या होगा, चैन इनिशिएशन, ठीक है। चैन इनिशिएशन, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे अब क्या होगा, जो भी आप इनिशिएटर लेने वाले हो वो चैन को इनिशिएट कर देगा। कहने का मतलब क्या है, जो भी आपका मोनोमर आप लेके चल रहे हो उसमें वो ऐड हो जाएगा, और आपको जो एक्टिव साइट बनानी है, अगर हम ये इनिशिएटर लेके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें वो क्या बना के देंगे, कार्बोकेटायन एक्टिव साइट बना के देंगे। अगर हम पेरोक्साइड्स ले लेते हैं, थर्मल कंडीशन ले लेते हैं, तो वहाँ पे वो हमें क्या बना के देगा, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको लेके क्या चलना है, आपको कंडीशंस क्या देके चल रहे, क्या दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले चैन इनिशिएशन की बात करें तो क्या होगा, देखो होने वाला क्या है, ये आपका कोई भी लेटर सपोज प्रोटोन है, ठीक है, मैं प्रोटोन लेके, अगर प्रोटोनिक एसिड लेके चल रही हूँ तो क्या ही करेगा, H पॉजिटिव देगा, और यहाँ पे आपका कोई भी मोनोमर है, लेटर सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये रहा G। अब होगा क्या, अब होने वाला ये है, ये क्या करेगा, देखो बॉन्ड ब्रेक होगा, ये अपनी तरफ दोनों बॉन्ड ले लेगा, इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव आएगा। तो अब जो नेगेटिव आने वाला है वो क्या करेगा, किसको अब्स्ट्रैक्ट करने की, मतलब किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्रोटोन को, ठीक है, प्रोटोन को, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या कहेगा प्रोटोन से, भाई आजा तू इलेक्ट्रॉन मेरे साथ शेयर कर ले, ठीक है। और क्या बनता हुआ नजर आएगा, देखिए क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है, देखिए यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से आपका कुछ इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3, जो इसका नेगेटिव चार्ज था, इसने क्या करा, प्रोटोन को अपनी तरफ खींच लिया, इस बेचारे पे क्या रह गया, प्रोटोन, इस बेचारे पे क्या रह गया, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से देखो आपको क्या बन गई, क्या मिल गई, आपकी एक्टिव साइट, एक्टिव सेंटर आपको मिल गया। ये रहा आपका क्या, एक्टिव सेंटर, एक्टिव सेंटर। और आपका एक्टिव सेंटर क्या है, आपका एक्टिव सेंटर है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। तो अब अगर मैं यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ मोनोमर की बात करूँ कि मोनोमर आपको क्या लेके चलना है, तो यहाँ देखो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, आपका कार्बोकेटायन लेके चल रहे हैं। तो कार्बोकेटायन, ये जी ग्रुप क्या होना चाहिए, जो आपका जो है पॉजिटिव चार्ज वो स्टेबल हो जाए। जो इंटरमीडिएट में बन रहा आपका पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकेटायन है, वो स्टेबल कब होगा, जब ये जी कैसा होगा, ये जो आपका जी, जो भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होना चाहिए। तो अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ मोनोमर की बात करूँ, स्टेबिलिटी ऑफ मोनोमर की अगर मैं बात करूँ, मोनोमर की अगर मैं बात करूँ तो होना क्या चाहिए, देखो आपका जो जी ग्रुप है, जो जी ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग
ग्रुप। वो क्या करेगा, वो सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको उनको रिलीज करेगा और जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो समहाउ वो क्या करेगा, आपका जो कार्बोकेटाइन बना है उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये बात थी स्टेबिलिटी ऑफ मोनोमर की, जो आपको जो इस स्टेप में इन्वॉल्व हुई, तो मैंने यहीं आपको बता दिया, वरना आप लास्ट में भी लिख सकते थे कि आखिर स्टेबिलिटी। अब बात आती कि भाई ये जी ग्रुप क्या लेके चले, तो हमने यहीं ये स्टेप आया था, इसी के अंदर हमने बात कर ली कि मोनोमर कैसा लेके चलना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब बात करेंगे, ये था आपका चैन इनिशिएशन। तो क्या हो रहा है, देखो प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है टू द मोनोमर। ठीक है, इन ऑर्डर टू फॉर्म एक्टिव साइट विच हैज़ कार्बोकेटाइन इन इट। ठीक है, एक्टिव सेंटर बना रहा है, एक्टिव साइट बना रहा है जो क्या है, एक कार्बोकेटाइन है। नाउ यू कैन ऑल्सो डिफाइन कि यहाँ पे हम जी ग्रुप क्या लेके चलते हैं। अगर आपको एक स्टेबल आपका कार्बोकेटाइन बनाना है तो आपको जी ग्रुप कैसा लेना होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेना होगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ आ गई हो तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखो बहुत ही आसान सी कहानियाँ हैं, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ें तो हैं ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बताइए ज़रा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप को आप नाम देते हो चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, अब इनिशिएट हो गई है, अब आगे वो क्या होगी, चेन प्रोपोगेट होगी। ठीक है, यानी कि आगे बढ़ेगी, चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, होने वाला क्या है कि आपका जो एक्टिव सेंटर बना था, ठीक है, जो आपका एक्टिव कार्बोकेटाइन या एक्टिव साइट जो थी वो क्या करेगी, अब कोशिश करेगी कि अब पॉली मतलब बहुत लंबी कार्बोकेटाइन की चेन बनाए। ठीक है, और ज़्यादा लंबी और ज़्यादा मोनोमर्स के साथ ऐड ऑन होती रहेगी, ऐड ऑन होती रहेगी, ऐड ऑन होती रहेगी, तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीकेटाइन मिलेगा। ठीक है, फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। कैसे, देखिए ये यहाँ से अगर आपने अभी देखा हो, ध्यान दिया हो, लास्ट ही स्टेप से आपका क्या बना है, कुछ इस तरीके से CH3 CH पॉजिटिव और G, ये आपका क्या बना था, चेन इनिशिएट। मतलब क्या हुआ था, जो भी आपका इनिशिएटर था उसने मोनोमर पे अटैक करा। ठीक है, और क्या फॉर्म कर दिया, आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो मैंने जैसे बोला कि जो आपका ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस कार्बोकेटाइन का किसमें, डबल बॉन्ड में, और ऐसे ही डबल बॉन्ड किसके, मोनोमर का, ताकि बिगर कार्बोकेटाइन बना सके और क्या फॉर्म कर सके, बिगर पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सके। क्या कह रहे हैं कि ये जो अब ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, तो अगर अब आपका मोनोमर है, देखिए मोनोमर है, ये रहा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये रहा G, ये क्या है, आपका मोनोमर है। हमें पता है मोनोमर है ये। ठीक है, मोनोमर है और मोनोमर में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, और ये आपका कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा। सिंपल सी बात है, क्या हो रहा होगा, देखो फिर से ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, और वो जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको क्या कर लेगा, इससे अटैक, इससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड इस मतलब ये इससे अटैच हो जाएगा, कैसे भी आप बोल लो कि बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा आपको, देखिए ज़रा, CH3 CH, यहाँ है G, और ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया इसने, CH2, और साथ ही साथ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा G। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बिगर क्या देखने को मिलेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। यही बोला गया है कि जो आपका चेन इनिशिएटर स्टेप में क्या था, इनिशिएशन में जो आपको कार्बोकेटाइन बना था वो अब कैसे बिहेव करेगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो वो क्या करेगा, मोनोमर पे अटैक करेगा और एक बिगर कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा। और कब तक ये कहानी चलती रहेगी, ये कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक आपका एक बिगर पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन ना बन जाए। ठीक है, किस तरीके, देखो ये दिखाने का मतलब क्या है कि ऐसी ये प्रोसीजर, ये जो स्टेप है ना वो रिपीट ऑन होता रहेगा, तो आपका क्या फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, देखिए यहाँ पे CH3 CH2, ये रहा G, ये तो आपके एंड ग्रुप है, ये यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CH2 CH, और ये रहा G। ठीक है, CH2 CHD, और यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होगा, CH पॉजिटिव G N। ठीक है, चाहो तो मैं इसको यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यहाँ लिख देते हैं इसको थोड़ा, CH3 CH, ये क्या है आपका एंड ग्रुप।
ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके के n नंबर ऑफ फॉर्म्स आपको यहाँ बनती हुई नजर आएंगी। एड ऑन होते रहेंगे, एड ऑन होते रहेंगे, मोनोमर से एड ऑन होते रहेंगे और आपका कुछ इस तरीके से पॉली, ये रहा ये, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म बनती पॉली कार्बोकेटाइन, जिसे हम बोलते हैं कि वो आपका बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये यहाँ लिख देती हूँ, बिगर कार्बोकेटाइन आपका फॉर्म हुआ है, कार्बोकेटाइन, ठीक है। और फर्दर एडिशन से, फर्दर अटैक से आपका क्या बन जाएगा, पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन, ठीक है। पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल ही रिएक्शन थी, सिंपल ही स्टेप था, कुछ नहीं हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ, मोनोमर पे अटैक हुआ, ये बोल दो आपकी अटैक हुआ और आपका क्या बना, एक बिगर कार्बोकेटाइन। और ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक आपकी मोनोमर की क्वांटिटी खत्म ही नहीं हो जाती। वही रीज़न रहने वाले हैं जो पहले थे, कि जब तक इसकी क्वांटिटी खत्म ही नहीं हो जाती ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है। ये बात हो गई हमारी सेकेंड स्टेप की। अब आती है कहानी थर्ड स्टेप पे। किस पे, थर्ड स्टेप पे पहुंच जाते हैं। थर्ड स्टेप क्या है आपका, सिंपल चेन टर्मिनेशन, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है, अब ये जो इतनी लंबी चेन बनती आ रही है, अब इसकी समाप्ति का टाइम आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, चेन टर्मिनेशन। अब ये अंत पे आने वाली है, ठीक है। अब इसने बहुत ज़्यादा अटैक कर लिया, बहुत ज़्यादा अटैक कर करके पॉलीमेरिक कार्बोकेटाइन बना लिया बहुत लंबा। अब इस पे अटैक होगा। अब देखो क्या हो सकता है, पॉलीमेरिक अगर कार्बोकेटाइन जो आपका बना है, क्या बना था, देखो कुछ इस तरीके से बना था, CH, क्या था, CH3 और ये था CHG, ठीक है। और यहाँ पे था CH2 CHG और ये रहा आपका CH2CH पॉजिटिव और ये रहा G। देखो यहाँ पे जो स्टेप होने वाला है, यहाँ पे क्या होगा, आपका H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकलेगा। अब H पॉजिटिव अगर बाहर निकलेगा तो होगा क्या, देखो अगर H पॉजिटिव बाहर निकल रहा है, देखो मैं यहाँ इसको और स्पेसिफिकली लिख देती हूँ कि होगा क्या, ये रहा कार्बन और ये रहा H पॉजिटिव। तो होगा क्या, H पॉजिटिव नहीं रहेगा, कार्बन पे पॉजिटिव है ना, H पॉजिटिव कैसे रहा, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ से ये कार्बन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन पे वो कार्बन को देके चला जाएगा और बाहर कैसे रिमूव होगा, H पॉजिटिव की फॉर्म में। तो आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, देखिए आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नजर आएगा, CH3 और ये रहा CH और ये रहा G और साथ में क्या है CH2CHG, कितना n नंबर ऑफ पॉलीमराइजेशन हुआ और क्या हुआ, क्या फॉर्म करा, CH2 डबल बॉन्ड CHG। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, आपकी चेन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। अब जो कार्बोकेटाइन बन रहा था, जो पॉलीमेरिक फॉर्म बनी थी उसमें जो कार्बोकेटाइन था अब वो खत्म हो चुका है, ठीक है। और आपका यहाँ पे चेन क्या हो गई है, टर्मिनेट हो गई है। यहाँ पे आके चेन क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई, कोई कार्बोकेटाइन इस चेन में बचा नहीं। और एंड अगर प्रोडक्ट देखोगे आप, एंड में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से होने वाले हैं, ठीक है। ये क्या था, आपका लास्ट स्टेप था, जिसमें हम क्या बोल देते हैं कि चेन क्या हो जाएगी, अब टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। चेन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे चेन की समाप्ति, यानी कि चेन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जो बन रही है, ठीक है। मगर क्या यहाँ तक चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं क्या यहाँ तक अगर आपको ध्यान हो तो चेन ट्रांसफ़र नाम की एक चीज़ होती थी। क्या होती थी, चेन ट्रांसफ़र नाम की चीज़। क्या होता था उसमें कि जो आपकी वो क्या कर सकता है, देखो दो तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते थे कि चेन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आप कोई एक ऐसा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हो जो क्या करते, चेन को टर्मिनेट कर दे, ठीक है। और जो वहाँ से कोई भी कार्बोकेटाइन बन रहा है या जो भी आपके एक्टिव साइट बन रही है वो क्या, जो भी आपका जैसे फ्री रेडिकल देखा था हमने, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले में क्या देखा था कि जो आपका फ्री रेडिकल बन रहा था वो हाईली इनएक्टिव था, ठीक है। वो फर्दर पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मगर कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे थे जहाँ पे वो फर्दर पॉलीमराइजेशन को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, उसमें क्या नहीं हुआ, फिर हमें वो जो इनिशियल जो चेन बन रही थी वो तो टर्मिनेट हो गई थी, मगर कोई और साइड चेन बनती हुई हमें नज़र आने लगी थी, ठीक है। तो ऐसे ही अब हम यहाँ पे भी चेन जो आपका टर्मिनेशन स्टेप है,
चेन ट्रांसफ़र स्टेप जो है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। चेन ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे दो तरीके से आपको चेन ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या बोल देते हैं, अगर हम डिफाइन करते हैं इसको तो हम ये बोल देते हैं कि चेन ट्रांसफ़र जो है वो एक तरीके से मेथड है फॉर व्हाट, फॉर द टर्मिनेशन ऑफ योर पॉलीमर चेन, ठीक है। जो आपकी पॉलीमेरिक जो भी चेन बन रही है उसको टर्मिनेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगर मैं पहले फर्स्ट मेथड की बात करूँ, तो फर्स्ट मेथड में देखो होता क्या है, फर्स्ट मेथड में देखो होता क्या है, ये आपका कुछ इस तरीके से देखो, लेट अस सपोज ये जो आपका बन रहा है ग्रुप था क्या, फटाफट से बताएं, कुछ ऐसे ग्रुप था CH3 और यहाँ पे CH और ये रहा कोई G ग्रुप और यहाँ पे CH2 CHG और यहाँ पे N और यहाँ पे क्या है CH2 CHG पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से बन रहा था। अब हो क्या सकता है, जो आपका सॉल्यूशन में एक लेस रिएक्टिव अगर H पॉजिटिव है, अगर हमारा HA एक प्रोटोनिक एसिड है तो आपको पता है वो कैसे ब्रेक डाउन होगा, H पॉजिटिव और A नेगेटिव में। तो ये जो A नेगेटिव है वो आपका कैसा होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है तो आपका इतना लंबी कहानी आपको देखने को मिलेगी नहीं, आपका इनिशिएशन होगा ही नहीं, वो वहाँ पे ही वापस से जाके न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, वापस से जाके तो एसिड बना लेगा या फिर कुछ और आपका प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा, मगर पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो होगा क्या, जो A नेगेटिव है, अब आपने इससे क्या लिया था, H पॉजिटिव लिया था, अब ये क्या कहेगा कि भाई अब मुझे मेरा H पॉजिटिव वापस करो, ठीक है, मुझे मेरा हाइड्रोजन जो है वो वापस करो। तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये अपने H पॉजिटिव को वापस लेके जाना चाहेगा, तो ये H पॉजिटिव क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा और इसके साथ जाके कंबाइन हो जाएगा। तो क्या बनेगा, देखिए कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से क्या हुआ, वही जो सेम चीज़ें थी जिसे हम बोले थे H पॉजिटिव का रिमूवल, वो तो हमने देखा ही था अभी, तो सेम वही स्टेप होने वाला है। यहाँ पे CHG और यहाँ पे बनेगा CH2 CHG और यहाँ पे क्या बना CH2 डबल बॉन्ड में C और G, ठीक है। कुछ मिसिंग कर दिया क्या, एक और हाइड्रोजन आना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 2 3 देखते हैं, रुकिए पीछे देखते हैं हमने यहाँ क्या करा था, H पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कुछ आपको क्या फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नज़र आने वाला है। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो CH2 था ना, यहाँ से एक CH2 भी तो हटेगा, वो CH2 इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे CH, हाँ CH रहेगा, यहाँ पे CH रहेगा, ठीक है। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही होने वाला है, डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ पे इन ऑर्डर टू प्रोटॉन ट्रांसफर जो भी आपको वो देखने को मिलेगा, CH डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CHG फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ बस इसमें यही था, यहाँ पे वैलेंसी तो आपको सेटिस्फाई करनी ही पड़ेगी ना। तो पहला मेथड तो आपको समझ आ गया होगा। पहले मेथड में कुछ नहीं, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करने की कोशिश करेगा, वो आपका प्रोटोन को लेके जाने की कोशिश करेगा और कुछ ये आपको स्टेप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके पहले मेथड की बात तो हमने कर ली, ठीक है। बात आती है आपके सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या होता है, देखो सेकंड मेथड की अगर हम बात करें, सेकंड मेथड जो होता है उसमें क्या होना है आपका, सेकंड मेथड, पहले मेथड को अगर आपको समझ आ गया है तो सेकंड मेथड भी काफ़ी आसान होने वाला है। जो आपने यहाँ पे जो भी एक ग्रुप बनाया था, दैट इज़, देखो अब ध्यान से देखिएगा, ये बना CH3, ये बना CHG और यहाँ पे क्या था CH2 CHG और साथ ही साथ क्या बना था,
CH और यहाँ क्या था CH2C पॉजिटिव GH और C पॉजिटिव, ये रहा CH और यहाँ पे क्या था पॉजिटिव और ये बना G। अब क्या होगा, आपका मोनोमर तो प्रेजेंट हो गई। मोनोमर आप क्या लेके चल रहे थे, फटाफट से बताओ। आप मोनोमर लेके चल रहे थे CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे G। अब ये क्या करेगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, देखिए ये जो आपका मोनोमर जो प्रेजेंट है, आपका मोनोमर देखो कैसे कहानी बदल देगा। यहाँ पे ये बना H और H, मोनोमर कैसे कहानी बदलेगा, मोनोमर क्या करेगा, आपका यहाँ से प्रोटॉन को लेके जाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे होगा क्या, देखो समझो इस चीज़ को, होगा क्या, सिंपल वही कहानी हो रही है जो स्टार्टिंग में हुई थी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये क्या करेगा, इस प्रोटॉन को लेके जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा और आपको क्या बनता हुआ नजर आएगा, देखिए कुछ इस तरीके से आपको प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। दैट इज यहाँ पे अब हुआ क्या, CH3 CHG, यहाँ पे बना CH2 CHG और यहाँ पे क्या बना CH डबल बॉन्ड और ये क्या रहा CH और आपका G रहा। ठीक है, प्रोटॉन का ट्रांसफर, ये समझिएगा बैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से H पॉजिटिव लिख लेगा कुछ इस तरीके से, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये जो स्टेप है वो हुआ कहाँ से है, ये स्टेप यहाँ से ना होके, देखो ऐसे भी समझ सकते हो आप इसको, ये रहा H और ये रहा H। तो हो सकता है कि ये वाला स्टेप कैसे हुआ होगा, जो आपका डबल बॉन्ड है ये इस वाले प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से, हाँ ये आप ठीक है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हुआ, यहाँ जो डबल बॉन्ड था वो इस वाले हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। नाउ योर वैलेंसी आल्सो सेटिस्फाई और आपका जो स्टेप है वो भी ठीक है। ठीक है, तो उस स्टेप को भी थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं भी इसको कर लेती हूँ, इसको C और इसको H। ठीक है, ये रहा A नेगेटिव। होने वाला क्या है, अरे यार मेरी तो होने वाला क्या है, फिर से यहाँ पे जो साइड वाली हाइड्रोजन है, देखो ये था CH कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो होगा क्या, होगा कुछ नहीं, बहुत सिंपल कहानी होगी। होगा क्या, यहाँ पे ये A नेगेटिव आया, हाइड्रोजन को पकड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और A नेगेटिव अपने H पॉजिटिव को लेके चला गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी हम ठीक कर लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, जहाँ जहाँ गड़बड़ी करी, अब सब भाई इतनी गड़बड़ कर दी, घपला घोटाला कर दिया है तो हमें ठीक तो करना पड़ेगा ही ना ऑब्वियसली। तो यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा, कहाँ से निकलेगा बताएं, अब बता दें आप। अब आपको भी कन्फ्यूजन हो रही थी, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो रही थी, कोई नहीं, गलतियां हो जाती हैं, पर हमने अपनी गलती का सुधार कर लिया है। ठीक है, गलती का सुधार कैसे करा, इस वाले हमें पता चल गया हम जो प्रोटॉन निकाल रहे थे ना गलत जगह से निकाल रहे थे, निकालना दूसरी जगह से है। ठीक है, सो ये आपका सेकेंड मेथड भी तो था। अब देखो यहाँ पे इस मेथड में क्या हुआ, अब यहाँ पे जो गड़बड़ पता है क्या हुई, देखो यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे फिर से आपको क्या दिखता हो, क्या बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्या आपको यहाँ फिर से कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे जो आपका सेकेंड मेथड है जिसमें आप मोनोमर को यूज़ कर रहे हो तो गई है आपकी चैन, तो टर्मिनेट हो गए, मगर क्या फिर से आपका चैन इनिशिएशन वाला स्टेप हो गया, इससे फिर से फर्दर पॉलीमराइजेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पॉलीमराइजेशन रुकेगा नहीं इस वाले केस में, अगर आप मोनोमर को यूज़ करते हो। मगर आपको पता दोनों चीज़ें होनी चाहिए कि भाई जो दो स्टेप है उनमें किसमें क्या फ़ायदा और किसमें क्या नुकसान है। तो इसमें क्या नुकसान है, इसमें नुकसान ये हुआ कि यहाँ पे जो बन रहा जो आपका क्या है, जो आपका ये साइड प्रोडक्ट है, ये क्या बन रहा है आपका फिर से एक्टिव कैटायन, एक्टिव सेंटर बन चुका है, यानी कि एक्टिव कैटायन बन चुका है और ये फर्दर किस में पार्टिसिपेट कर सकता है, पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। चेन टर्मिनेट तो कर दी मगर यहाँ से फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये तो नुकसान था सेकेंड मेथड का। फर्स्ट मेथड की बात करें, फर्स्ट मेथड में क्या फ़ायदा था, फर्स्ट मेथड में ये था जो आपका जो भी आप एसिड लेके चल रहे हो,
उसमें से आपने प्रोटॉन निकाला, वहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफाइल बना होगा, वो कैसा होना चाहिए, पहली बात तो वीक एसिड होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। अब वो क्या करेगा, वापस से अब उसको याद सताएगी किसके, H पॉजिटिव की, वो वापस से कहेगा कि भाई मुझे H पॉजिटिव ला के दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वहाँ से H पॉजिटिव लिखाया, उससे आपका भी तो फायदा हो रहा है ना, जो आपका काम होना था वो हो गया, आपने चैन इनिशिएट करा दी, ठीक है, पॉलीमराइजेशन करा दिया, पॉलीमेरिक कार्बोकैटायन बना दिया। अब आपका उसका कुछ काम ही नहीं, आप तो चाहते हो यार और ज़्यादा फर्दर पॉलीमराइजेशन होती जा रही है, आप चाहोगे कि कोई तो उसे यहाँ से निकाल ले, तो वापस से आप कहोगे ठीक है अब तुझे H पॉजिटिव की ज़रूरत है, हम दे देते हैं। तो आपने वापस से इसको H पॉजिटिव दे दिया और यहाँ पे आपने अपनी चैन को टर्मिनेट भी कर लिया। सिंपल कहानी, ठीक है। और स्टार्ट कहाँ से किया था ये चीज़, हमने सारी चीज़ें स्टार्ट करी थी, सारी चीज़ें देखो यहाँ रायता जो फैलाया था हमने यहाँ से फैलाया था, ठीक है। चैन का इनिशिएशन कराया सबसे पहले, ठीक है, चैन का इनिशिएशन कराया, कोई भी आप वो हमने देख लिया कि इनिशिएटर आप क्या क्या ले सकते हो, ये आपके इनिशिएटर जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है, इनमें से कोई भी इनिशिएटर आप ले सकते हो, ठीक है। उससे वो क्या करेंगे, पहले आपका एक्टिव सेंटर बनाएंगे, ठीक है, एक्टिव कार्बोकैटायन सेंटर बनाएंगे। और जो जी होना चाहिए, जो आपको ध्यान रखना है, जी क्या होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि वो क्या स्टेबलाइज करेगा, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे की बात करें, चेन, फिर बाद में क्या हुआ, चेन का प्रोपोगेशन आपको होता हुआ नजर आया, इलेक्ट्रोफाइल बना दिया आपने भाई। अब इलेक्ट्रोफाइल बना दिया, वो तो क्या करेगा, जहाँ भी उसे साइट दिखेगी अटैक करने के लिए, डबल बॉन्ड दिख रहा है, अटैक कर देगा, ठीक है, अटैक करा और आपका बिगर कार्बोकैटायन बना है, और ऐसे ही ये अटैक चलता रहेगा और आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीमेरिक कार्बोकैटायन फॉर्म होता हुआ नजर आ जाएगा। आ गया, बिल्कुल आ गया, नजर आ गया, ठीक है। तो ये क्या था, आपका चेन प्रोपोगेशन वाला स्टेप था। कर देते हैं इनको कलर, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या स्टेप था, नेक्स्ट था चेन का टर्मिनेशन। भाई अब बहुत ज़्यादा पॉलीमेरिक चेन बन चुके हैं, बहुत लंबी पॉलीमेरिक चेन बन चुके हैं, अब आपको उसको टर्मिनेट करना है। तो आपने टर्मिनेट करने के लिए पहले एक चीज़ देख ली कि आप प्रोटोन को निकाल दो, यहाँ पे क्या था, एंड ग्रुप डिफरेंट थे। फिर उसके बाद चेन ट्रांसफर एक और मेथड आता है कि भाई आपको प्रोटोन, दो मेथड थे कि आप किस तरीके से वहाँ पे चेन को टर्मिनेट करा सकते हो। एक मेथड तो बढ़िया था कि भाई चलो चेन टर्मिनेट होगी, मगर दूसरे स्टेप में क्या था, फिर से वही दिक्कत, फिर से आपका क्या बन गया, आपका एक्टिव सेंटर बन चुका है, ठीक है, और फिर से पॉलीमराइजेशन होगा। तो ये ज़्यादा फर्दर खासा है नहीं, ठीक है। तो ये कहानी हमारी पहले देखो, पहले और दूसरे मेथड की कहानी समझ आई हो तो बताओ, इतनी कहानी समझ आई हो तो बताओ, ठीक है। अब आगे जो कहानी होने वाली है, आगे जो कहानी कि भाई अच्छा ये जो हम पढ़ रहे हैं कैटायन विनाइल पॉलीमराइजेशन, आखिर ये कहाँ यूज़ होगा, कौन से पॉलीमर्स जो हैं वो इससे सिंथेसाइज होते हैं। तो जो आपका ये जो है कैटायोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन जो है, कैटायनिक, दोबारा लिख देती हूँ, इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन जो है वो किसके सिंथेसिस के लिए, देखो दो पॉलीमर बता रही हूँ, जनरली इनके सिंथेसिस के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर द synthesis of देखिए आपके दो पॉलीमर्स है, उनके मैं स्ट्रक्चर भी लिखूंगी और नाम भी लिखूंगी, ठीक है। देखो पहला तो है आपका पॉली आइसोब्यूटाइल, ठीक है, पॉली आइसोब्यूटाइल। फिर दूसरा है पॉली एन विनाइल कार्बेजोल, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। देखो ये रहा CH2 और यहाँ CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे इस तरीके से ये आपकी ऐसी कोई रिपीटेड यूनिट होने वाली है, ठीक है। आइसोब्यूटाइल, वही आप आइसोब्यूटाइल क्या लेने वाले हो, आपका आइसोब्यूटाइलिन आपका क्या लेने वाले हो, मोनोमर लेके चलने वाले हो। यहाँ बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, घबराइएगा मत स्ट्रक्चर को देख के, ठीक है, स्ट्रक्चर को देख के आपको घबराना नहीं है। कुछ इस तरीके से एन ग्रुप होने वाला है और यहाँ पे
यहाँ दो जगह आपके क्या प्रेजेंट होंगी, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगी। यहाँ पे किससे कनेक्टेड होगा, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और ये ग्रुप आपका रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, ये ग्रुप आपका रिपीट हो रहा होगा। सो इन दोनों के प्रिपरेशन के लिए ही आपका क्या यूज़ होता है, आपका कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन मेथड जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये मेथड यूज़ किया जाता है। आई इतनी चीज़ समझ, आई इतनी चीज़ समझ, ठीक है। चलो फिर ये चीज़ थी आपके किसकी, पॉलीमराइजेशन की, ठीक है। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किसके लिए हम यूज़ करें। तो दोनों की मैंने आपकी बात कर ली कि भाई दो पॉलीमर है जिनके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये कहानी उन दोनों पॉलीमर की है कि भाई कैसे दिखते हैं, क्या होने चाहिए। अब बात आती है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो आपका मेथड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट वाले फैक्टर पे काफ़ी ज़्यादा, कि आप सॉल्वेंट कैसा लेके चलो, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक कैसा लेके चलो। तो अब हम बात करते हैं आपके डिपेंडेंसी ऑन सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। बस सॉल्वेंट ही हेडिंग डाल देती हूँ, सॉल्वेंट आपको कैसे लेके चलना है, ठीक है। इसको कर देते हैं सबसे पहले आप बॉक्स में। भाई नोट्स भी तो साथ साथ बना के चलने ना, थोड़े खूबसूरत हो। मैं तो आप अपनी नोटबुक में और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करिएगा। मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखा जाए, ठीक है। आई एम स्टिल ट्राइंग माई बेस्ट, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ पिक्चर से आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँगी कि आखिर बॉन्ड किस तरीके से होंगे, ठीक है। देखो होगा क्या, लेट अस सपोज ये आपकी पॉलीमर की चेन है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप कार्बोकेटाइन है, ये एक्स है, ठीक है। अभी देखिएगा, अभी समझाऊंगी, सब समझाऊंगी, टेंशन मत लो। ये है आर पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, ठीक है। क्या हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं भाई, कि क्या क्या डिफरेंट फॉर्म में ये आपके एग्जिस्ट कर सकता है पॉलीमर जो है आयन की फॉर्म में, कैसे, ठीक है। और यहाँ पे आर पॉजिटिव प्लस में एक्स नेगेटिव। अब देखो ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है, समझिए। ये जो है, ठीक है, ये जो आपका कार्बोकेटाइन और हैलाइड है, ये कैसे है, कोवेलेंटली बॉन्ड, कैसे है, कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बन रहा है। यहाँ पे क्या है, ये जो आयंस बन रहे हैं ये कैसे हैं, आप बोलोगे तो ये आयंस, ठीक है, ये आयंस है। क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ, इसको हम बोलते हैं, चलो उसको अभी बात करते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन। ये जो सेपरेशन, ये जो है ना, यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि यहाँ पे सॉल्वेंट से क्या है, ये सेपरेटेड है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या कर रहा होगा भाई, आयंस बने हैं, तो जो अगर पोलर सॉल्वेंट होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, तो क्या करके रखेगा, इसको क्या करके रखेगा, इनको जैसे मिसल फॉर्म होता है ना, कुछ इसी तरीके से सॉल्वेशन हाइड्रेशन स्फेयर बना के रख देगा। अगर हम अपना सॉल्वेंट वाटर लेके चल रहे हैं तो क्या बनेगा, आपका हाइड्रेशन स्फेयर बनता हुआ नजर आएगा। तो वहाँ पे ये आयंस क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस, ठीक है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस समझ आया हो तो बताओ, ठीक है। अब यहाँ इसकी बात करते हैं, तो ये है बिल्कुल फ्री आयंस, ठीक है। क्या है, फ्री आयंस, कोई इनके बीच में कोई सॉल्वेंट नहीं, कुछ नहीं, आपस में अलग अलग घूम रहे हैं, ठीक है, फ्री आयंस। और इसको बोले हैं तो इनको बोलते हैं टाइट, मे बी, हाँ, टाइट आयन पेयर, ठीक है। यानी कि इनके बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, सॉल्वेंट भी इनको अलग नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट भी इनको क्या नहीं कर पा रहा है, अलग नहीं कर पा रहा, दूर दूर नहीं कर पा रहा। मगर वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पे सॉल्वेंट इनको अलग कर पा रहा है। अब बात आती है, जब हम किसकी बात करते हैं, अगर आप किसकी बात करो, इन कैटायोनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, विनाइल पॉलीमराइजेशन में जो आपका ये दोनों फॉर्म है ना, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस और फ्री आयंस आपस में कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। देयर इज इक्विलिब्रियम, ठीक है, बिटवीन किसमें, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस में, ठीक है, सेपरेटेड आयंस में, और किसमें एंड आपके किसमें, फ्री आयंस में,
ठीक है, फ्री आयंस में। अब देखो अगर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा, ज़्यादा सॉल्वेशन करेगा, ज़्यादा हाइड्रेशन करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ज़्यादा क्या होगा, सॉल्वेंट में सेपरेशन होगा। और इसको, इस बात से आप एक चीज़ क्या बोल सकते हो कि अगर आपको कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन का रेट ज़्यादा करना है तो आपको कैसा सॉल्वेंट लेके चलना होगा, आपको पोलर सॉल्वेंट लेके चलना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको जो रेट है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन अगर बढ़ाना है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन अगर बढ़ाना है तो आपको क्या लेके चलना होगा, आपको पोलर सॉल्वेंट लेके चलना होगा, पोलर सॉल्वेंट लेके चलना होगा, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, आपके सॉल्वेंट की, कि आपको सॉल्वेंट कैसे लेके चलना है। अगर सॉल्वेंट आप पोलर सॉल्वेंट लेके चलते हो तो सॉल्वेशन बढ़ेगा, सॉल्वेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपका प्रोपोगेशन और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हमने क्या देखा कि किस किस के बीच में इक्विलिब्रियम है, सॉल्वेंट सेपरेटेड आयंस और फ्री आयंस के बीच में। जितना ज़्यादा सॉल्वेशन होगा उतना ज़्यादा वो फ्री आयंस की फॉर्म में मौजूद होने वाला है, ठीक है। क्या होगा, आपका डिस्टेंस ज़्यादा होने वाला है, सेपरेट रहेंगे तो क्या होगा, आपका और ज़्यादा प्रोपोगेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, कि भाई आप सॉल्वेंट कैसा लेके चलो। तो हमने सॉल्वेंट की कहानी भी देख ली कि सॉल्वेंट कैसा लेके चलना है, ठीक है। बात यहाँ पे सॉल्वेंट की ख़त्म हो जाती है। तो देखो कितनी आसानी से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, कितनी आसानी से हमने देखो सारी ख़त्म होने वाली। बस आपका एक लास्ट चीज़ है, लास्ट टॉपिक जो रहता है ना वो क्या है आपका, काइनेटिक्स थोड़ी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स में शायद ना पूछी जाए, बहुत सारे देखो आपके एग्जाम में ना आपको सिर्फ बोल देगा कि आपको शॉर्ट नोट, बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा बोला जाता है कि आप शॉर्ट नोट लिखो कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन पे। अब आप बताओ आप इन 4 स्टेप में क्या ही लिख पाओगे, ठीक है, इन 4 स्टेप में क्या ही लिख पाओगे। तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख के आ जाओ जो किसी और ने ना लिखा हो, ठीक है, बट आप सबको तो पता ही है तो आप तो लिख के आ जाओगे। आप वहाँ पे लिख के, जो जितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास होगी, जितना ज़्यादा आप आंसर राइटिंग को इफेक्टिव बना पाओगे ना, जितने ज़्यादा पॉइंट्स ऐड ऑन कर पाओगे, आपके लिए वो चीज़ें प्लस पॉइंट होने वाला है, ठीक है। आपको एग्जामिनर मार्क्स काटेगा नहीं, इवन उसको लगेगा हाँ बच्चे को आता है, भाई उसको चीज़ें आती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको मार्क्स कहाँ काट पाएगा, वो बेचारा कहीं मार्क्स नहीं काट पाएगा अगर सारे क्वेश्चन आंसर आप बहुत अच्छे से लिख पा रहे हो, ठीक है। तो हम अब किसकी बात करेंगे, काइनेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है, काइनेटिक्स की बात करेंगे। टिक्स देखो काइनेटिक्स आप ये सोच रहे होंगे मैम ये तो कहाँ आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, कहाँ हम इसको यहाँ पढ़ रहे हैं। तो देखो आपने अगर ध्यान दिया हो, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SN1 SN2 पढ़ते हैं तो वहाँ पे काइनेटिक्स की भी बात करते हैं कि क्यों वो यूनिमॉलिक्यूलर है, क्यों वो बायोमॉलिक्यूलर है, कौन बताता है हमें काइनेटिक्स ही तो बताती है। काइनेटिक्स हमें बताती है कि भाई कितने टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। साथ ही साथ वो हमें ऑर्डर के बारे में भी बताती है, रिएक्शन के भाई ऑर्डर कैसा होने वाला है, ठीक है। तो बहुत यूज़फुल है। अगर कोई रिएक्शन आप बोलो SN1 से जारी है तो उसको अगर आपको प्रूव करना है तो आपको उसके काइनेटिक्स के बारे में बताना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, हम काइनेटिक्स की बात करते हैं ऑफ व्हाट योर कैटायन विनाइल पॉलीमराइजेशन। तो देखो क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होने वाले हैं, 1 बाय 1 करके वो स्टेप लिखते हैं, फिर उनका रेट लिखेंगे। सबसे पहले देखो आपका I नेगेटिव होगा, वो चैन इनिशिएशन जिसे बोलते हो, ठीक है। चैन इनिशिएशन में कुछ इस तरीके से आपका बनेगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा आपका ये, ठीक है। क्या फॉर्म होगा आपका, कुछ इस तरीके से आपका क्या फॉर्म होगा, एक्टिव सेंटर फॉर्म होगा। अब ये एक्टिव सेंटर क्या करेगा, आपका ये यहाँ पे प्रोपोगेशन शो करेगा, और क्या फॉर्म होगा आपका, फिर से एक लार्ज क्या फॉर्म होगा आपका, लार्ज पॉलीमेरिक कैटायन फॉर्म होगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है, ये जो है यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप टर्मिनेशन की बात कर लो कि टर्मिनेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या बनेगा M। फिर एक और स्टेप आता है आपका चार्ज ट्रांसफर, उसमें क्या होगा, जो M पॉजिटिव है आप क्या करते हो, कोई भी ऐसी स्पीशीज डालते हो जो चैन को या तो टर्मिनेट का काम करे या फिर इस चैन का तो क्या हो जाए, टर्मिनेशन हो जाए, और दूसरा आपका सेंटर फॉर्म हो जाए, ठीक है। ऐसा ही कुछ देखते हुए आपको मिलता है, आप ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, कुछ याद कीजिए ऐसा ही। अभी जैसे हमने सेकेंड मेथड जो पढ़ा था उसमें क्या हुआ था,
आपका एक पॉलीमेरिक फॉर्म तो क्या हो गई थी, टर्मिनेट हो गई थी, मगर वहीं से दूसरा क्या हुआ था, एक्टिव सेंटर या इनिशिएटर, चैन इनिशिएट वहाँ से दूसरी हो गई थी, ठीक है। तो इसको, इसके रेट कांस्टेंट को आप के आई से रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। के आई इज द रेट कांस्टेंट ऑफ चैन इनिशिएशन। के यहाँ पे क्या हो रहा है, चैन प्रोपोगेशन, तो इसको मैं बोल देती हूँ रेट कांस्टेंट ऑफ चैन प्रोपोगेशन, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्मिनेशन, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज द रेट कांस्टेंट फॉर टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन। और ये क्या है, ट्रांसफर है, तो इसको मैं लिख देती हूँ दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर चेन ट्रांसफर, ठीक है। चेंज ट्रांसफर के लिए ये क्या है, आपका रेट कांस्टेंट है। अब अगर मैं इनके लिए रेट लॉ की इक्वेशन लिखूं, तो यहाँ पे रेट ऑफ इनिशिएशन किसके इक्वल बन जाएगा, आपका के आई इंटू आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यहाँ पे इसको पॉजिटिव कर लीजिएगा, ठीक है, के पॉजिटिव और आपका एम, ठीक है। वहीं अगर आप बात करूँ रेट ऑफ प्रोपोगेशन, वो किसके बराबर होने वाला है, वो बराबर होने वाला है के पी ब्रैकेट में यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ आपकी ये एक्टिव सेंटर की और आपके मोनोमर की, ठीक है। फिर ऐसे ही आप रेट ऑफ ट्रांसफर भी लिखोगे और रेट ऑफ चेन ट्रांसफर भी लिखोगे, तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, के टी ब्रैकेट में कंसंट्रेशन ऑफ एम पॉजिटिव, साथ ही साथ यहाँ पे क्या लिखोगे, के कोई नहीं, हो गया, चलिए, ठीक है। यहाँ क्या बना, के टी आर और कंसंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट, तो ये बना कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक से चीज़ें, आपने थोड़ा बहुत भी अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स आता होगा ना, तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। अब आप क्या लेके चलोगे, अजम्पशन क्या लेके चलोगे, स्टीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, स्टीडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन पता होगा आपको, पता होगा इसके बारे में। जब हम केमिकल काइनेटिक्स करते हैं ना और हमें रेट कांस्टेंट का डेरिवेशन निकालना हो, तो वहाँ पे ऐसे कुछ आपको अप्रोक्सीमेशन रेट ऑफ अपीयरेंस या कुछ करके वहाँ पे ये चीज़ें डिटेल में आपको समझाई जाती है। तो अभी मैं उस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाती हूँ। होगा क्या, यहाँ पे आप क्या लेके चलते हो, रेट ऑफ, देखो रेट ऑफ आपका, दो रेट को आप बराबर लेके चलोगे। अब कौन कौन से रेट को आप बराबर लेके चलने वाले हो, तो आप लेके चलने वाले हो रेट ऑफ इनिशिएशन जो है आपका, इनिशिएशन रेट ऑफ इनिशिएशन जो होना चाहिए वो बराबर, ये अप्रोक्सीमेशन लेके चलो कि रेट ऑफ टर्मिनेशन के बराबर हो, यानी कि जितना बन रहा है उतना ही आपको टर्मिनेट कर होने के बाद मिले, ठीक है, रेट ऑफ टर्मिनेशन के बराबर हो। तो उससे आपका क्या होगा, दोनों रेट क्या हो गए बराबर, या आपने अप्रोक्सीमेशन लेके चले हैं, तो के आई जिसमें क्या मौजूद है, आपका आई पॉजिटिव और आपका मोनोमर, ठीक है, किसके बराबर होगा, टर्मिनेशन में क्या है, के टी और एम पॉजिटिव। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एम पॉजिटिव की वैल्यू निकालो, कंसंट्रेशन जो है एम पॉजिटिव की क्या आ जाएगी, के आई अपॉन में के टी और यहाँ ब्रैकेट में आई पॉजिटिव और एम मोनोमर, ठीक है। नाउ अब हम इक्वेशन को नेम करने का काम करते हैं। और यहाँ पे देखो 1, इसको इक्वेशन 1 बोलती हूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलती हूँ। तो इक्वेशन 1 में आप एम पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ से रखो, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ एम पॉजिटिव फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी सेकेंड इक्वेशन से इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको वहाँ है, आपको ध्यान हो तो वहाँ है रेट ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन में कांस्टेंट के पी, ठीक है। अब आप एम पॉजिटिव की अगर वैल्यू डालते हो तो वो क्या थी, के आई अपॉन में के ऑफ टर्मिनेशन ब्रैकेट में एम इंटू आई पॉजिटिव। अगर आप चाहो तो देख सकते हो क्या है, देखो क्या है, अपॉन में के टी, आई पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और एम की मोनोमर की कंसंट्रेशन कुछ इसी तरीके से है। और यहाँ पे देखोगे आप तो किसके बराबर है, के पी इंटू एम पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और एम की कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बचा हुआ अब एम। तो यहाँ से आपका क्या बना, रेट ऑफ प्रोपोगेशन इज इक्वल्स टू
के पी के आई अपॉन में के टी, यहाँ पे m का स्क्वायर अपॉन में आई। देखो अब यहाँ पे बात आती है कि आप ये सोचोगे मैम आपने इसी इक्वेशन में क्यों ये वैल्यू डलवाई, क्यों ये वैल्यू इस इक्वेशन में डलवाई। तो देखो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन मिलने वाली है, ऐसा समझ लीजिए। ये क्या मिलने वाली है, देखो आपका जो प्रोपोगेशन रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ योर मोनोमर एंड इवन ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ योर इनिशिएटर। तो ये चीज़ आपको यहाँ से बतानी ज़रूरी थी, इसीलिए मैंने इस इक्वेशन में ये बताया क्या, दैट रेट ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन what, on your concentration of your monomer, concentration of monomer पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ and also on the concentration of इनिशिएटर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आपको काइनेटिक्स करने वहाँ पे काइनेटिक्स जो है वो हमने क्यों यूज़ करी, हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो रेट है हमारा वो किस पे डिपेंड कर रहा है प्रोपोगेशन का। तो बहुत क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि आपका रेट ऑफ प्रोपोगेशन जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो आपकी कंसंट्रेशन, किसकी कंसंट्रेशन पे, मोनोमर की कंसंट्रेशन पे, और आपके इनिशिएटर की कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो ये बात हुई आपकी काइनेटिक्स की। ठीक है, और हमने काइनेटिक्स की भी बात कर ली। अब आता है आपकी एक और चीज़ जो है वो है आपकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एक डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, पॉलीमराइजेशन सिंपल, अगर मैं सिंपल आपको समझाऊं तो आप ऐसे समझ सकते हो कि लेट अस सपोज आपकी एक 100 मोनोमर की जो चेन है, ठीक है, 100 मोनोमर की चेन है, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या रहने वाला है, 100, यानी कि नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ योर मोनोमर की, कितनी रिपीटिंग यूनिट है मोनोमर की, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि डीपी बोल देते हैं। क्या इतनी चीज़ समझ आई? ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। आप चाहो तो इसको डिफाइन भी कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो मैं अभी वो लिखवाती हूँ। देखो कैसे इसको डिफाइन कर सकते हो, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द लेंथ ऑफ पॉलीमर चेन, लेंथ ऑफ polymer chain is specified by the number of repeating units। ठीक है, अब यहाँ पे आप उसको कैसे, मतलब कैसे यहाँ पे आप उसको कैसे इस फॉर्मूले से यहाँ पे कैसे फॉर्मूले से आप लिखा सकते हो, तो आप इसको जनरल डिनोट करोगे एक्स एन से। अब यहाँ पे आप देखो रेट ऑफ, 2 तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 2 तरीके से हम इसको कैलकुलेट कराते हैं। कैसे? पहले तो आप कैलकुलेट कर सकते हो रेट ऑफ प्रोपोगेशन बाय टर्मिनेशन, और बहुत जगह में टर्मिनेशन ना लेके आपका जो है चेन ट्रांसफर लेके चलते हैं। तो क्या बोल रही हूँ मैं, 2 तरीके से। कैसे? रेट ऑफ यहाँ लिख देती हूँ, रेट ऑफ प्रोपोगेशन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ योर व्हाट, मैंने बोला टर्मिनेशन। ठीक है, और कहीं कहीं टर्मिनेशन ना यूज़ करके क्या यूज़ किया जाता है, रेट ऑफ प्रोपोगेशन डिवाइडेड बाय योर रेट ऑफ चेन ट्रांसफ़र। ठीक है, चेन ट्रांसफ़र लेके चलते हैं। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू पुट करो, रेट ऑफ प्रोपोगेशन किसके बराबर है, तो यहाँ पे KP, और देखो प्रोपोगेशन किसके बराबर है, अगर आप देखोगे तो ये रहा M पॉजिटिव M। ठीक है, M पॉजिटिव और M।
तो लिख देते हैं यहाँ पे M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और M की कंसंट्रेशन, ठीक है। वहीं टर्मिनेशन की बात करें वो भी देख लेते हैं। टर्मिनेशन बराबर है आपका KT और M पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा M पॉजिटिव। क्या देखने को मिला M पॉजिटिव से M पॉजिटिव कैंसिल। नाउ योर डिग्री ऑफ टर्मिनेशन विल इक्वल्स टू KPM अपॉन में KT, ठीक है। ऐसे, और जब आप क्या यूज़ करोगे, आप यूज़ करोगे ट्रांसफर चेन ट्रांसफ़र को यूज़ करोगे इंस्टीड ऑफ टर्मिनेशन। तो देखो क्या आने वाला है M पॉजिटिव M, तो यहाँ पे आएगा KTR, और यहाँ पे अगर आपको याद हो M पॉजिटिव और M ही था, ठीक है। कंफर्म कर लेते हैं क्या ऐसा ही था, देखते हैं। देखो ये रहा KTR M पॉजिटिव M, ठीक है। तो ये हुआ क्या यहाँ पे, होगा क्या, देखिए M पॉजिटिव से M पॉजिटिव कैंसिल, M से M कैंसिल, तो क्या मिला आपको, दैट डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन विल इक्वल्स टू KP अपॉन में KTR। दिस इज़ कन्वीनियंट बिकॉज यहाँ पे कोई कंसंट्रेशन टर्म आ ही नहीं रही है, तो इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये लीजिए, इसको भी कर दिया हमने बॉक्स में, और इसको भी यहाँ पे बॉक्स में कर देते हैं, कर दिया। पता होना चाहिए KP क्या है, KT क्या है, ठीक है। तो ये है रेट कांस्टेंट ही है दोनों, एक प्रोपोगेशन का है, एक किसका है, टर्मिनेशन का, और यहाँ पे किसका है फटाफट से बताओ, ये है आपका चेन ट्रांसफ़र का। सो यहाँ पे हमने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की भी बात कर ली, ठीक है, और क्या फॉर्मूला आने वाला है उसकी भी बात कर ली, होता क्या है उसकी भी बात कर ली है हमने। तो जितना भी जो भी आपका टॉपिक था, ठीक है, यहाँ से आपका क्या था, दैट रेट ऑफ, क्या पता चला था कि जो आपका रेट जो है प्रोपोगेशन का वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे, मोनोमर की कंसंट्रेशन पे, साथ ही साथ इनिशिएटर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। काइनेटिक्स, जो भी काइनेटिक्स की कहानी थी वो सब हमने पढ़ ली, ठीक है। तो इसी के साथ हमने सॉल्वेंट की भी कहानी पढ़ी थी, जो भी कहानी आपकी कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन में थी वो सब हमने पढ़ लिया है, ठीक है। हमने स्टार्ट तो आयनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन से करा था, और हमने उसका पहला जो पार्ट है दैट इज़ आपका कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन, जिसमें आपका एक्टिव सेंटर क्या होता है, कार्बोकैटायन या कैटायन होता है, उसकी बात हमने कर ली है, ठीक है। ये मेथड कौन से पॉलीमर है जिनको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है, तो ब्यूटाइलिन आप वो बोल सकते हो, और साथ ही साथ पॉली एन विनाइल, और क्या है आपका पॉली एन विनाइल, आपका कार्बोजोल सॉरी, पॉली एन विनाइल कार्बोजोल, ये रहा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर। कहाँ गया, रुकिए अभी बताते हैं आपको, ये रहा पॉली एनविलाइन कार्बाजोल, ठीक है। तो इन दोनों को प्रिपेयर करने के लिए इस सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी, आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। हमने देखो बहुत ही आसानी से सारे स्टेप्स भी पढ़ लिए हैं, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, क्या इनिशिएटर होना चाहिए, प्रोपोगेशन किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, और टर्मिनेशन में क्या होता है, चेन ट्रांसफ़र के क्या क्या मेथड होते हैं। साथ ही साथ हमने काइनेटिक्स भी पढ़ ली, कौन से पॉलीमर को सिंथेसाइज करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं उसकी भी बात कर ली हमने, और हमने डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन की भी बात कर ली, ठीक है। तो जितना भी कवर कर सकते थे हमने सारी चीज़ें जो भी कैटायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन से रिलेटेड थी वो आज की क्लास में हम ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनायनिक विनाइल पॉलीमराइजेशन उसको भी ख़त्म कर देंगे, और इसी के साथ आपका पहला टॉपिक जो था दैट इज़ चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका कंडेंसेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को, ठीक है। तो फिर आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।